नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। किसान आंदोलन में हर वर्ग ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और संघर्ष के बाद दिव्यांग भी अब अपने घरों की वापसी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लंबे समय से व्हीलचेयर पर बैठे हुए हरविंदर लगातार आंदोलन का हिस्सा बने रहे और मजबूत हौसले के साथ किसान आंदोलन के साक्षी भी बने, तो वहीं पंजाब से आने वाली महिलाएं स्पेशल किसानों का स्वागत करने के लिए पहुंची और गाड़ियां सजाकर घर की वापसी करते हुए नजर आई। घर जाकर साल भर जो त्योहार नहीं मना पाए थे, वो घर जाकर खुशी खुशी मनाएंगे। जो दिवाली काली दिवाली मनाई थी, उसे किसान अब घर जाकर दिवाली के रूप में मनाएंगे और खूब आतिशबाजी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान अपने घरों की वापसी कर गए हैं, जहां सिंघू बॉर्डर पर 80% किसान घरों की वापसी कर चुके हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो कुंडली बॉर्डर पर बहुत कम किसान बचे हुए हैं और कल शाम तक सभी किसान पलायन कर जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो एक तरफ जहां किसानों को खुशी है, वहीं स्थानीय लोगों को और उद्योगपतियों को भी काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनका उद्योग और उनकी दुकानें जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है और वहीं 3 से 4 घंटे का दिल्ली का सफर अब एक बार फिर आसान हो जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। तो एक साल से ज्यादा के अरसे से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब घर वापसी शुरू कर दी है। रोहतक के रास्ते पंजाब जाने वाले सभी रूटों पर सुबह से ही किसान जत्थेबंदियों ने नाचते गाते और खुशी मनाते हुए अपने घरों की तरफ रुख किया। इस दौरान किसानों का जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की। नेशनल हाईवे नंबर 10 पर काफी संख्या में वाहनों की तादाद नजर आई, जिस कारण पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी काफी मशक्कत का उनको सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की तरफ से खरावड़ बाईपास से वाहनों को डायवर्ट करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था की गई, ताकि जाम की स्थिति न बन सके। किसानों ने जगह जगह रुककर अपनी जीत का जश्न भी मनाया और कहा कि यह हरियाणा, पंजाब और देश भर के किसानों की एकता की जीत है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। गीता ज्ञान स्थानम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता ज्ञान स्थानम के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया। गीता ज्ञान स्थानम में आयोजित युवा सम्मेलन में बीजेपी के कई नेता और मंत्री शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि समस्त मानवता के लिए दिया गया गीता का अमर संदेश आज भी प्रासंगिक है। इसका एक बड़ा स्वरूप बनाए, क्योंकि गीता एक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए, मजहब विशेष के लिए हो, या किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता हो। जब इसके बारे में विचार करते हैं तो एक विश्वव्यापी सार है। यानी आज के युग में जितनी ऊहापोह चल रही है, जितने सामाजिक तरह तरह के विवाद, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, आपस में युद्ध, ये सब देखने को चल रहे हैं, तो विश्व का कोई भी समझदार व्यक्ति वो चाहेगा कि शांति चाहिए। हमको एक सुखी जीवन जीने के लिए एक भविष्य अच्छा उज्जवल चाहिए। इसके लिए बहुत से ग्रंथों में बहुत सी चीजें लिखी हैं, केवल गीता में लिखी ऐसा नहीं है। लेकिन जब गीता के सार का अध्ययन करते हैं तो लगता है कि सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक ये मनुष्यों को जीवन का सार, क्यों नहीं विश्व के अंतर्गत ये प्रचार किया जाए, विश्व के सब देशों में बात जाए। स्वामी जी ने ये बीड़ा उठाया। हमने जो सहयोग करना उसमें सहयोग की बात करने में कहीं कोई किंचित लेश मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया और उसमें से आगे बातें बढ़ी। और जब महाभारत के सारे इस विषय का विचार किया गया तो 134 स्थान इन 5 जिलों में, कुरुक्षेत्र, कैथल,
करनाल, पानीपत, जींद, इनको चिन्हित किया गया कि इनका भी विकास करना चाहिए। और मैं स्वयं इन जिलों में लगभग 50 स्थानों के ऊपर स्वयं होके आया हूं। और जहां जहां गए तो वहां पर स्थानीय तौर पर पता लगा बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसका स्वरूप चूंकि इतना समय हो गया, 5000 वर्ष पुराना ये सारा विषय, अगर इसको संभाला नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं विकृत स्थिति भी बन जाएगी। तब उसमें से आया विचार कि क्यों नहीं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से और इन सब का विकास किया जाए। तो उसके विकास के लिए बजट की बात आई, हमने बजट का भी जितना जितना आवश्यक वो समझा उसको उपलब्ध कराया गया। और आज 75 ऐसे स्थान हैं, उनमें से 134 में से जिन पर काम चल रहे हैं। बाकी भी सब स्थानों की डिमांड और मांग ये मंगवा ली गई है। हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के बोर्ड के जो लोग हैं, ये स्थान स्थान पर गांव गांव की समितियां बनाई गई हैं कि आप किस प्रकार का इसका विकास करना चाहते हैं। सरोवर है, उस सरोवर की पानी की शुद्धता कैसे हो सकती है, वहां पर स्नान के लिए घाट कैसे बनाए जा सकते हैं, लोगों के वहां बैठने के लिए कोई शेड बनाए जा सकते हैं, शौचालयों की व्यवस्था वो की जा सकती है, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए और ये काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि उन 164 में, क्योंकि वर्ष वर्ष से ये बातें चल रही थी कि और स्थान भी ऐसे ध्यान में आ रहे हैं कि जो महाभारत के समय में उन स्थानों पर भी उसका विस्तार करना आवश्यक रहेगा। तो अच्छी बात है कि 30 और नए स्थान, जो पहले 134 थे आज वो 164 हो गए हैं। और मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सभी बंधुओं को कहूंगा कि वहां भी समितियां बनाई जाए और जो जो काम वहां करने अपेक्षित हैं उन सब का एक प्रकार से करवा लिया जाए एस्टिमेट। बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पुनहाना क्षेत्र के सभी पुराने बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर की कमी को पूरा किया जाएगा, अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बिजली मंत्री ने कहा कि नई गांव में इस महीने होने जा रहे जलसे से पहले मदरसा के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। बिजली मंत्री बोले कि ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए जिन किसानों ने 2018 से पहले 30,000 रुपए जमा कर दिए थे, उनका मई-जून 2022 तक कनेक्शन दे दिया जाएगा। जाएंगे जब फसल का टाइम नहीं रहेगा, जब हम खंबे बदलते हैं, तारें बदलते हैं, तो लोग इस बात पे भी हल्ला करते हैं कि बिजली बंद क्यों करते हैं। ये ऐसा था नहीं कोई कंप्यूटर से हो जाए, वो सारे मैनुअल काम है। पहले खंबे हटाओ, फिर तारें लेके आओ, पहले वाली तारें हटाओ, फिर तारें नहीं गिराओ। तो हमें देखना पड़ता है कि किस वक्त लोगों को मई जून के महीने में दोपहर 12 बजे हम जब बच्चे सो रहे हों, गर्मियों में पंखे हीटर वो चलते हों, कूलर, तो हम नहीं उस वक्त बदल सकते, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। पूरे इतने देश में सारा ही लेबर से होने का काम होता है, तो समय लग रहा है, पर हमने इस मामले में खासा तेजी से आगे बढ़े हैं। इसी करके हमारा लाइन लॉस जो 30% था वो घट के अभी 14.5 आ गई। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें ऑक्सीजन पाइपलाइन में खामियां मिली और इसके अलावा अन्य कई जरूरी संसाधनों की मांग भी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम गोले की तरफ से की गई है। विधायक नयनपाल रावत ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करके सभी खामियों को जल्द ही दूर किया जाएगा और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नयनपाल रावत ने बताया कि 2250 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता के साथ ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार है। महोदय ने, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था पे था, संस्था चली गई, तो भी पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इसका दौरा भी किया था और इसको सरकार के जो ना हैंडओवर हमने ले लिया है, सरकार ने अंडरटेक कर लिया है और इसको एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम से हम इसको चलाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होनी है, जैसे मैनीफोल्ड का काम है। जब भी आप पीछे देख रहे हो तो जब हमारी सेकेंड वेव आई थी तो उसमें हमारे यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के स्टाफ ने इनको जो ना मैनीफोल्ड जो है यहाँ के ख़राब था, ख़त्म था, तो इन गैस के जो सारे सिलेंडर हैं उनको अलग से जो ना ले जा करके और पेशेंट को जो ना बचाने का काम किया। लेकिन इसमें बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, क्योंकि बहुत हम जब से आए हैं यहाँ पे तो ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू करने में पूरी तरह से
मैं और मेरा स्टाफ लगा हुआ है। तो हम जो भी प्रशासन को या शासन को हम इनका जो प्रपोजल देते हैं उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो रही है। हमें प्राथमिकता से गैस मैनिफोल्ड ये जो है ना इनका आवश्यक है। फिर फायर सेफ्टी के लिए शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कमर कस ली है। हरियाणा सरकार के आदेश न मानने पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार मान्यता भी कैंसिल करने का प्रावधान किया। अब प्राइवेट स्कूल 5 साल से पहले स्कूल के बच्चों की वर्दी भी नहीं बदल पाएंगे। इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत के हमारे सहयोगी देवीदास शारदा। पंजाब व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी स्कूलों के मामले सख्ती करने के मूड में है। शिक्षा मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर जी से जानते हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा, ऐसे क्या नियम बनाए हैं, चाहे वर्दी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे जो है फीस की बात हो। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, किस तरह के मापदंड बनाए गए जो प्राइवेट स्कूल है जिस तरह से मनमानी करते थे? देखिए, कोविड के दौरान काफ़ी स्कूलों, काफ़ी अभिभावकों की इस प्रकार की शिकायत आई थी कि जब स्कूल खुले तो उन्होंने फीस जो है वो लगभग दुगनी कर दी या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इस प्रकार की कंप्लेंट आई थी, उस पर ध्यान रखते हुए हमने नया नियम बनाया और उसमें हमने एक निश्चित कर दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज़्यादा फीस एक साल में नहीं बढ़ा सकेगा। ऐसे ही कुछ लोगों की जो अभिभावकों का संगठन है उनकी हमारे पास एक आप उसको कंप्लेंट कह लो या उनका सुझाव लगाओ। तो उनका सुझाव था कि हर साल कई स्कूल ऐसे हैं जो वर्दी बदल देते हैं, जिससे अभिभावकों के पास ना मतलब अलग से और दबाव, आर्थिक दबाव उनके ऊपर पड़ जाता है। तो क्योंकि वर्दी चल सकती है, 2 साल तो चल ही सकती है, तो इसलिए हर साल ना बदली जाए। तो उसमें भी हमने एक नियम बनाया कि 5 साल तक वर्दी का आप कलर चेंज नहीं करेंगे। जो एक बार आपने फाइनल कर दिया तो 5 साल तक वही कलर की वर्दी रहेगी। सर, इसके अलावा जो फीस है, यदि कोई स्कूल पकड़ा जाता है, बढ़ाता है या वर्दी में चेंज करता है तो कुछ फाइन या कुछ? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर नियम का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। और वो एक नियम है कि अगर वो पहली बार में नहीं मानता उसके ऊपर 50,000 का फाइन करते हैं, दूसरी बार नहीं मानता तो उसको 1 लाख का फाइन करते हैं। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानता तो फिर उसकी मान्यता रद्द करते हैं। तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी जो भी नहीं मानेगा। धन्यवाद सर। इधर हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी बंद कर दी जाएगी, चाहे वर्दी का मामला हो चाहे फीस का। उसके बावजूद भी यदि कोई स्कूल नहीं मानेगा तो पनिशमेंट का भी प्रावधान है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी और बवानीखेड़ा रूट पर बसों की समस्या को लेकर बलियाली की छात्राओं ने बवानीखेड़ा के नागरिक अस्पताल के सामने भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बवानीखेड़ा थाना प्रभारी को छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी ने समस्या को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल समाधान करवाने के आश्वासन देते हुए छात्राओं को समझा बुझाकर आधे घंटे बाद जाम को खुलवाया। छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बसों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो फिर से रोड जाम कर देंगी। जाती है, स्कूल आती है सुबह। इनकी मांग है कि बड़ियाली से जो हमें बस आती है और जाती है बवानीखेड़ा से लेकर के, उस समय पे नहीं आती, 1.5-2 घंटा इंतजार करते हैं। हाँ, तो इस बारे में बच्चों को मैंने समझाया है। इनकी मांग है जो भी है सीएम साहब को पहुँचवाई जाएगी, इनकी समस्या हल कराएंगे। गौ तस्करों से पुलिस की निगाहों में धूल झोंकने के लिए इस तस्करी में महिलाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। महिलाओं ने अब गौ मांस की तस्करी शुरू करने का मामला सोहना में देखने को मिला। जांच उनकी नंबर 1 पर पुलिस ने 3 महिलाओं के एक युवक को गोमांस ले जाते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं इस गोमांस को लेकर जाकर गुड़गांव की झुग्गी झोपड़ी में सप्लाई करती थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 50 किलो गोमांस बरामद किया। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। वो मेवात से गोमांस ले जाकर गुड़गांव में सप्लाई करते थे। एक ऑटो में गौ का मांस ला रहे थे तो मुखबर खास ने इतला दी, जो गोरक्षा दल वालों ने इनको रुकवा लिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया।
मौके पर जाके तो हमने डॉक्टर साहब से मेडिकल करा के देखा तो चेक कराया, सैंपल भरवाया। इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? इसमें 3 लेडीज हैं और एक जेंट्स है। इसमें लेडीजों का क्या हाल था, क्या है इसमें मामला? सभी इसमें शामिल है जो मेवात से गौ का मांस खरीद के ला रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? जो वहाँ गुड़गांव ले जा रहे थे, जो सेक्टर 52 में झुग्गियों में। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले आजकल इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस और कानून का खौफ इनमें नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला यमुनानगर के गुलाबनगर का है, जहां पर घर के बाहर बाड़े में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार एक के साथ एक ही लगते घर में कमरे में परिवार सोया हुआ था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चरखी दादरी के एक होटल में एक युवक ने पहले अपने साथ आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। युवती की अभी 21 नवंबर को ही शादी हुई थी। घटना से पर्दा तब उठा जब युवक का दोस्त होटल में पहुंचा। युवक और युवती की मौत की सूचना पाकर डीएसपी और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके पर मिली रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर जांच की। मौका वारदात और यहां से और सबूत जुटाए। युवती के परिजन रात को होटल पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार झज्जर के गांव धरौली निवासी प्रवीण कुमार और चरखी दादरी के गांव बेगोवा निवासी सोनिया कॉलेज रोड स्थित होटल ब्लू डायमंड में आए थे। दोनों ने अपनी आईडी जमा करवाकर कमरा लिया, जो कि दूसरी मंजिल पर था। उसके साथ एक युवक भी था जो होटल में नहीं आया और बाहरी गाड़ी में बैठा रहा। गाड़ी में बैठा युवक होटल में पहुंचा, प्रवीण सोनिया के कमरे के बारे में पूछा। होटल स्टाफ के साथ ऊपर पहुंचा। स्टाफ ने दरवाजे की कुंडी खोली, देखा कि अंदर युवक और युवती के शव पड़े थे। वो प्रवीण नाम का लड़का और एक लड़की जो एक होटल रूम नंबर 104 में मरने की सूचना पर पुलिस आई थी, तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। तो मौका देख के जो भी कार्रवाई बन रही है पुलिस उसमें जांच कर रही है। एक ने एक को गोली मारी गई, दूसरे ने सुसाइड किया। पता किया जगह अभी कन्फर्म नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मौका मिला। बाकी आगे जो तफ्तीश चलेगी उसमें पता किया। पलवल के सोहना रोड पर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सैनी नर्सरी के समीप बाइक सवार हमलावरों ने 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर मृतक राजवीर के दोस्त को मारने आए थे। वो जान बचाकर भागा तो हमलावरों ने राजवीर को ही गोली मार दी। हमलावरों ने मौके पर 3 गोलियां चलाई। घायल अवस्था में राजवीर को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पलवल की सिटी थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर एक नामजद 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी सोहना रोड पर प्रोफेक्स सिटी है, वहाँ किसी नौजवान लड़के की गोली मार दी है। जिस तरह पर तुरंत ही पुलिस चौकिया 3 गेट वहाँ मौके पहुँचा। इंजर्ड को जिसको गोली लगी हुई थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया, और लेकिन उसने हॉस्पिटल में आके दम तोड़ दिया। इस पर भी उसके ब्रदर की स्टेटमेंट लेने के बाद में अभी FIR लॉन्च कर रहे हैं। वो मामला में और वो वहाँ पे खड़े थे, तो मेरे पास वैसे एक लड़के के फ़ोन आ रहे थे। उससे मेरी पुरानी पहले रंजिश भी थी, उसमें उस केस में फैसला हो गया था। फिर वो मुझसे मिलने की कह रहा था ना, भाई मिलना है, बात करनी है। तो मैं सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मेरे घर चला गया था। घर वालों ने मेरी उससे बात करवाई थी। फिर मैंने उससे बोला कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैंने किसको कुछ बात करनी होगी, मिलना होगा। फिर मेरे पास वहाँ पे आता है, फिर ये 5 मिनट बैठता है मेरे साथ, हम बात करता है। फिर सीधा खड़ा होकर मुड़ता है, फिर वहाँ से अपने यहाँ से बंदूक निकाल के सीधा मेरे ऊपर फायरिंग कर देता है। फिर वो मिस हो जाती है जो मेरे ऊपर फायरिंग करता है। फिर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। अच्छा। सर जो मेरा दोस्त फिर सामने खड़ा था उसके ऐसे फिर उस पर गोली चला दे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।